हाय, मैं हूं अपूर्व शेठ और मैं फिर से स्वागत करता हूं आपका द राइट चॉइसेस विद ओरेकल्स ऑफ दलाल स्ट्रीट के इस एपिसोड पे। पिछले एपिसोड में हमने प्रसन्ना जी से ये सीखा कि कैसे एक कॉमन रिटेल इन्वेस्टर मैनेजमेंट की क्वालिटी को परख सकते हैं। इसके बाद हमने इनसे ये भी सीखा कि कैसे इन्होंने 2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस में एफएमसीजी सेक्टर में निवेश किया और उससे अपने निवेशकों के लिए पैसे भी बनाए। आज हम ये देखेंगे कि कैसे आप अर्निंग्स मोमेंटम यूज़ करके सॉलिड इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज़ आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो चलिए इस शो को शुरू करते हैं। तो सर, आपने ये अर्निंग्स मोमेंटम की बहुत ही एक इंटरेस्टिंग बात कही है, तो ये इसके बारे में आप कुछ बताएंगे अभी? See, as a fund manager, I mean, I have used various strategies. तो मैंने basically value investment का strategy भी use किया है. I mean, अलग-अलग time पे अलग-अलग strategies चलते हैं. मैं I have used a lot of those. मैंने value investment किया है, growth investment किया हुआ है, फिर बाद में growth at reasonable value वो सब किया है. बाद में डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो किया है, कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो किया है. सो अलग अलग चीज़ें आई मीन ट्राई करके देखी है. सो ये मेरे 12-13 साल ऑफ मैनेजिंग पीपल्स मनी जो एक्सपीरियंस है, तो उसमें एक चीज़ मैंने देखी है कि ग्रोथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर. कि अगर कंपनी में ग्रोथ है तो यानी काफ़ी सारी चीज़ें, आपका वैल्यूएशंस और बाकी सारी चीज़ें भी इज़ टेकन केयर ऑफ. आपका मार्जिन्स, प्रॉफिटेबिलिटी, वो सब चीज़ें आपका टेकन केयर ऑफ हो जाते हैं. ऑपरेटिंग लीवरेज जब आता है, सो ग्रोथ इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर. अभी ग्रोथ में दो चीज़ें होती है. एक है कि आप ऐसे कंपनी चूज़ करोगे जिसमें लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी है, अपॉर्चुनिटी साइज बहुत बड़ी है, इट इज़ वन ऑफ द लीडर, वो मार्केट शेयर गेन कर रही है. सो दिस इज़ लाइक अ लॉन्ग टर्म ग्रोथ इन्वेस्टमेंट कि भैया मेरे को पता है कि नेक्स्ट 20 साल में ये सेक्टर इटसेल्फ विल ग्रो एट मोर देन डबल डिजिट और वॉट एवर. सो मेरे को पता है ये सेक्टर ओवरऑल आउट परफॉर्म करेगा, तो ये सेक्टर के मैं 2-3 लीडर्स चूज कर लूँ. आई थिंक दैट शुड डू वेल फॉर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट. ये एक चीज़, एक पार्ट हो गया. और दूसरा पार्ट हो गया कि यही सब कंपनीज शॉर्ट टर्म में इनमें ग्रोथ है कि नहीं है. ऐसा हो सकता है कि ओके लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी है बट शॉर्ट टर्म में मेरे को 1-1.5 साल में फिलहाल कोई ग्रोथ नहीं दिखाई दे रही बिकॉज ऑफ वेरियस रीजन. इसमें बहुत सारे रीजन हो सकते हैं. तो लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट सही है बट शॉर्ट टर्म का थोड़ा सा इशू है, या तो मैनेजमेंट कुछ 1-2 गलती कर चुका है, वॉट एवर. सो मैंने देखा ये दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ज़रूरी है. तो आपका लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट भी सही होना चाहिए और आपका शॉर्ट टर्म जो अर्निंग्स मोमेंटम बोलते हैं, तो अर्निंग्स ग्रोथ होना चाहिए. ये दोनों जब आपको कंफर्मेशन मिलना चाहिए. लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी सही है और कंफर्मेशन आपको शॉर्ट टर्म अर्निंग्स से मिलना चाहिए. सो ये जब दोनों चीज़ें होती है तब जाके आपके स्टॉक के रिटर्न्स टिपिकली अच्छे होते हैं. सो इसके लिए, और उसमें भी अभी 2-3 चीज़ें हैं कि इवन शॉर्ट टर्म ग्रोथ में एक है कि जो कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहा है, सो इट बिकम्स अ कंपाउंडिंग स्टोरी कि वो कंसिस्टेंटली आपको बेसिकली मार्केट शेयर गेन कर रहा है, तो फिर 15-20-25% से व्हाटएवर ग्रो कर रहे हैं. एग्जांपल एचडीएफसी बैंक एंड सो मेनी अदर कंपनीज आर देयर. एचडीएफसी बैंक का तो 20% ग्रोथ फिक्स ही रहता है. ये हो गया कि ठीक है, यानी ये जनरली वो मार्केट शेयर गेन कर रहा है और जनरली उसमें बाकी के लोगों से उनका ग्रोथ अच्छा है. सो ये आपका ओवरऑल हो गया. दूसरा चीज़ है कि ऐसे कंपनीज कई बार होती है कि जिनमें कोई स्पेसिफिक रीज़न की वजह से ग्रोथ नहीं होता है बट एक क्वार्टर से विच इज़ कॉल्ड कैटलिस्ट. हाँ, कैटलिस्ट क्वार्टर जिसको हम बोलते हैं. तो एक क्वार्टर आपका कैटलिस्ट क्वार्टर हो जाता है, तो उसके बाद से उनको जो मोमेंटम मिलता है विच लास्ट फॉर मे बी 3 or 4 क्वार्टर्स और हायर, वो हर एक सेक्टर का मोमेंटम अलग है. जैसे मैं एफएमसीजी बताया कि 2007 से लेके 8, 2003 से लेके 8 और फिर 8 से लेके 19-20 तक ऑलमोस्ट उसका ग्रोथ मोमेंटम रहा है एंड आउट परफॉर्मेंस रहा है. सो अलग अलग सेक्टर्स का किसी का 4-5 क्वार्टर्स या फिर 1-2 साल का ही साइकिल हो सकता है. तो अलग अलग कंपनीज का अलग अलग साइकिल होता है, वो तो आपको कंटिन्यूसली मॉनिटर करना पड़ेगा. बट ये जो होता है कि जिसे एक कैटलिस्ट क्वार्टर आपको एक बार मिल जाए, तो उसके बाद मैंने टिपिकली देखा है मोस्ट ऑफ द कंपनीज या फिर मोस्ट ऑफ द सेक्टर्स का वो 4 क्वार्टर से लेकर 8 क्वार्टर तक वो मोमेंटम बना रहता है. तो एक टिपिकल एग्जांपल मैं इसमें दूंगा
तो एक आईटी सेक्टर फॉर एग्जांपल हमने जो 2018 लेट 2018 में वी टुक अ बिग कॉल ऑन द आईटी सेक्टर बेसिकली। सो इसका रीज़न क्या था कि आईटी सेक्टर में 2000 लेट यानी सेकेंड हाफ ऑफ 2018 के पहले 2-3 साल में अर्निंग्स ग्रोथ नहीं था, ठीक है। बट हमने देखा कि सेम जैसे एफएमसीजी का स्टोरी था, सिमिलर स्टोरी इसमें भी था कि ये सब कैश रिच कंपनीज थे, ठीक है। इसका हाई ROE ROCs है, ठीक है, एंड जनरली कॉर्पोरेट गवर्नेंस बहुत अच्छा है। एंड चौथी चीज़ थी कि इसमें वैल्यूएशंस जो है दे वर वेरी चीप एज कम्पेयर टू अदर। यानी आप कंपैरेटिव वैल्यूएशन करोगे बाकी के सेक्टर्स या फिर बाकी कंपनी सिमिलर पैरामीटर्स के बाकी कंपनीज के साथ, तो आपको इन्फोसिस आपको मिल रहा था 15 टाइम्स 16 टाइम्स तभी। सो देयर वाज वन क्वार्टर विच वाज द कैटलिस्ट क्वार्टर जहाँ पे काफ़ी सारे डील्स वगैरह इन लोगों को मिली एंड ग्रोथ स्टार्टेड इम्प्रूविंग। तो वो हमारे ध्यान में आ गया बिकॉज वी आर ट्रैकिंग दोज थिंग। तो उसके बाद सो हमने वहाँ पे पोजीशन बिल्ड करी और उसके नेक्स्ट क्वार्टर में क्या हुआ कि वो ग्रोथ मोमेंटम जारी रहा या फिर इंक्रीज हुआ। सो दैट वाज अ कंफर्मेशन कि चलो इसमें अभी ग्रोथ मोमेंटम एक तो कैटलिस्ट क्वार्टर हो गया और सेकंड क्वार्टर में मोमेंटम इंक्रीज हुआ है। सो पहला है कैटलिस्ट क्वार्टर एंड सेकंड वन इज द कंफर्मेशन क्वार्टर। सो फर्स्ट टाइम व्हेन यू सी द ग्रोथ इज कमिंग इन द स्टॉक, तो उस वक्त आपने आधी पोजीशन ली एंड सेकंड क्वार्टर में ऑलमोस्ट कन्विक्शन बढ़ गया और तो बढ़ाते गए और पोजीशन बढ़ाती। और उसके साथ ये भी हुआ कि काफी सारे बायबैक्स उन्होंने आईटी कंपनीज ने अनाउंस किए, तो वो थर्ड कंफर्मेशन हो गया कि भैया मैनेजमेंट खुद ही पॉजिटिव है पूरे सेक्टर पे। सो दैट बेसिकली इंक्रीजेज योर कन्विक्शन। सो सिमिलर वाज द केस विद फार्मा। अगर हम 2019 में देखोगे तो फार्मा का भी सेम प्रॉब्लम था। बैलेंस शीट अच्छी है, ऑलमोस्ट कैश रिच कंपनीज है, वैल्यूएशंस चीप थे, ठीक है, बट प्रॉब्लम था कि ग्रोथ नहीं हो रहा था क्योंकि यूएस में बेसिकली प्राइसिंग इरोजन हो रहा था एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। एफडीए के इश्यूज चल रहे थे। सो एक क्वार्टर बेसिकली कैटलिस्ट क्वार्टर रहा और उसके बाद बेसिकली अभी भी उनका फार्मा का मोमेंटम चालू है। सो सिमिलर स्टोरी बेसिकली। तो ये सब अपॉर्चुनिटी अगर आप जैसे बोला लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्लस शॉर्ट टर्म ग्रोथ और उसमें अगर अर्निंग्स मोमेंटम आपको मिला है कहीं पे, सो आपको रिटर्न्स मिलने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। ऑब्वियसली 100% ये सोल्यूशन नहीं है, बट द प्रोबेबिलिटी ऑफ यू अर्निंग हायर रिटर्न्स इज और आउट परफॉर्मिंग इज मच हायर। सो अगर हम ये लॉन्ग टर्म ग्रोथ वाले कुछ सेक्टर्स ले तो जैसे कि आपने बताया आईटी इज वन, फार्मा इज वन, व्हाट आर द प्रोबेबल अदर सेक्टर्स जहाँ पे लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी अच्छी है रह सकती है? हाँ, तो इसमें देखो कंज्यूमर इज वन सेक्टर, बैंकिंग इज वन है, तो पेरिनियल है। अगर आपको अगर इंडिया के ग्रोथ स्टोरी पे बिलीव है तो बैंकिंग एंड एनबीएफसीज, बैंकिंग और एनबीएफसी के बिना इकोनॉमी चल ही नहीं पाएगी। सो दोज आर बेसिकली लॉन्ग टर्म ग्रोथ और उसमें भी वैसे कि मार्केट शेयर गेन हो रहा है प्राइवेट बैंक्स का मार्केट। सो दैट स्टोरी इज प्लेइंग आउट अकॉर्डिंगली। सो ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स है। अभी आईटी का भी आई थिंक लॉन्ग टर्म स्टोरी इज इंटैक्ट, बट वो कितना लॉन्ग टर्म है वो भी पता नहीं क्योंकि वो थोड़ा डिसरप्टिव भी होता है आईटी। बट ये कंज्यूमर्स, एफएमसीजी, बैंकिंग, सो दीज आर काइंड ऑफ मोर ऑफ अ पेरिनियल ग्रोथ स्टोरी। सो 4 से 5 सेक्टर्स जो हमें प्रसन्ना सर ने बताए हैं जिसमें लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी इंटैक्ट रह सकती है। सो दोज आर आईटी, फार्मा, एफएमसीजी and banking and NBFC sectors. So these are the sectors that one should look at ideally जिसमें लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी इंटैक्ट रहनी चाहिए। तो अभी इसमें इन सेक्टर्स में अभी शॉर्ट टर्म जो आपने बताया कि शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी तो है ही है, बट शॉर्ट टर्म में भी जब ग्रोथ नजर आना शुरू हो जाए तो दैट इज द पॉइंट टू गेट इन। तो हाउ डज अ रिटेल इन्वेस्टर आइडेंटिफाई दीज शॉर्ट टर्म ग्रोथ स्पॉट्स? राइट। सो ये जो मैं शॉर्ट टर्म मोमेंटम जो बोल रहा है वो इन सेक्टर्स में आ सकता है, ये दूसरे सेक्टर्स में भी आ सकता है। फॉर एग्जांपल मेटल्स में लास्ट 2 क्वार्टर से शॉर्ट टर्म अर्निंग्स मोमेंटम हमको दिख रहा है, ठीक है। कैपिटल गुड्स में हमको लग रहा है कि शॉर्ट टर्म मोमेंटम इसमें बिल्ड हो रहा है, बट ये मे बी लॉन्ग टर्म स्टोरी नहीं है, ये मे बी थोड़ी सी साइक्लिकल, बट एज एन टैक्टिकल इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव आपको मे बी 1-2 साल का आपको अच्छा उसमें मिल सकता है। बट स्टिल द कॉन्सेप्ट इज इट अप्लाइज टू एवरीथिंग बेसिकली कि आपको अर्निंग्स मोमेंटम मिला, उसके साथ आपको लॉन्ग टर्म ग्रोथ और वो सब भी मिल जाए तो आपका जो सक्सेसफुल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं।
बट ये टैक्टिकल भी इट वर्क्स बेसिकली, क्योंकि ग्रोथ और अर्निंग्स मोमेंटम को आई थिंक मार्केट ज़्यादा वेटेज देता है. सो एंड दैट इज हाउ एटलीस्ट इन द रिसेंट टाइम्स जो मैंने देखा है लास्ट जो भी जितना मेरा एक्सपीरियंस है, तो ब्रॉडली दिस इज व्हाट. So I'll repeat my question once again. तो जो शॉर्ट टर्म ग्रोथ आइडेंटिफाई करनी है रिटेल इन्वेस्टर फॉर अ रिटेल पर्सपेक्टिव, तो हाउ डज रिटेल इन्वेस्टर ट्रैक दीज काइंड ऑफ थिंग्स? तो देखो फ्रॉम अ रिटेल पर्सपेक्टिव इट इज आई मीन वो इतना आसान नहीं है, बट आई विल स्टिल गिव यू अ ब्रॉड यानी आपको जो ब्रॉड गाइडलाइंस आपको है जिससे आप खुद फिर मे बी रिसर्च करके इसमें, बट एज एन इंस्टीट्यूशन भी उसमें काफ़ी सारे आई मीन बहुत सारे उसमें अलग चीज़ें भी उसमें ऐड करते हैं, अलग अलग तरह के स्टडीज भी उसमें इन्वॉल्व होती है. बट सो दैट इज द कैवेट बेसिकली कि रिटेल के लिए दिस इज नॉट अ फुल प्रूफ, बट दिस विल गिव एन आइडिया, यानी आपको मे बी 50-60% वहाँ तक पहुँचा देगा. बेसिकली दिस विल गिव द रिटेल इन्वेस्टर्स एन इंडिकेशन के अगर एक प्रोफेशनल्स जो होते हैं वो किस दिशा में सोचते हैं और उन्हें किस दिशा में जाना है, तो फिर उस पाथ तक आपको पहुँचा देगा. फिर उसके बाद में आपको थोड़ा सा हमारा शो का जो लक्ष्य है वो भी यही है कि हम आप और हम दोनों मिलके हमारी रिटेल इन्वेस्टर्स को राइट चॉइसेस कैसे लेनी है उस दिशा में आगे पहुंचा सके. राइट. तो फॉर अ रिटेल आई थिंक वन ऑफ द थिंग्स टू डू इज जैसे काफ़ी सारे वेबसाइट्स है, बट आई थिंक screener.in और ratestar.com जो है दीज आर गुड फॉर स्क्रीनिंग या फिर फिल्टरिंग के हिसाब से ये अच्छे साइट्स हैं. ठीक है. तो फॉर एग्जांपल स्क्रीनर में आप चले जाइए. ठीक है. तो उसमें आप सबसे पहला जो आप कंडीशन लगाइए वो बेसिकली क्वार्टरली ग्रोथ ईयर ऑन ईयर, बेसिकली कि लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर कंपैरिजन में ये क्वार्टर में कैसा ग्रोथ आया है. ठीक है. तो उसमें आप कंडीशन लगा दीजिए मे बी फॉर एग्जांपल 10% प्लस ग्रोथ आया है. ठीक है. फिर बाद में आप देखिए वो सेल्स ग्रोथ, जैसे मैंने बोला कि सेल्स ग्रोथ इज मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि सेल्स ग्रोथ आपका है तो आपका फाइनली मार्जिन भी आ जाएगा, प्रॉफिटेबिलिटी भी आ जाएगा अगर आपका सेल्स सही है तो, यानी अगर कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहा है तो. सो सेल्स ग्रोथ का आपका पहला कंडीशन हो गया. फिर उसके बाद आप ऐड कर लो प्रॉफिट ग्रोथ को भी आप कंडीशन डाल दो कि मोर देन 10% प्रॉफिट ग्रोथ है. ठीक है. फिर उसमें आप तीसरा कंडीशन ये डालो कि एक्सपेक्टेड, उसमें एक्सपेक्टेड ग्रोथ भी आता है कि यानी एक्सपेक्टेड ग्रोथ नेक्स्ट ईयर का क्या ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं. तो ऑब्वियसली हमको फ्यूचर में भी ग्रो करने वाली कंपनी चाहिए जिसमें एक्सपेक्टेशन है कि ही विल ग्रो एट अ सिमिलर पेस और हायर पेस, क्योंकि हम मोमेंटम ढूंढ रहे हैं. तो उसमें भी आप फॉर एग्जांपल 10% डाल दो. और तो ये जो 10% रखने का कुछ लॉजिक है स्पेसिफिक, इज इट रिलेटेड टू सम अदर मैक्रो नंबर? जनरली सी अ गुड कॉर्पोरेट शुड ग्रो एट मोर देन ट्वाइस ऑफ जीडीपी, बट इसमें मैं फिल्टर का लॉजिक आपको बताता हूँ कि क्या लॉजिक है करके. तो ये 3 चीजें आपने डाल दिए. फिर उसके बाद आप एक ROCE का एक क्राइटेरिया डाल दो कि ROCE इज मोर देन 10%, यानी बेसिकली आपका जो भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है उसके आसपास या फिर उससे बेटर तो ROCE होना चाहिए. 3 ईयर एवरेज का आप डाल दीजिए, क्योंकि ये साल में भी कोविड है तो ROCE उतना नहीं होगा. सो वो 3 ईयर एवरेज में आपको सही पिक्चर मिल जाएगा. तो 3 ईयर एवरेज ROCE आप डाल दो मोर देन 10% या वट एवर नंबर इज कंफर्टेबल. एंड उसके बाद एक मार्केट कैप का क्राइटेरिया डालो फॉर अ रिटेल इन्वेस्टर कि एक मिनिमम 1000 करोड़ का तो भी मार्केट कैप होना चाहिए, क्योंकि उसके नीचे का जाओगे तो आप बेसिकली बहुत ही छोटी कैप्स और माइक्रो कैप में घुस जाओगे जहाँ में एंट्री एग्जिट कंफर्ट लेवल भी काफी कम होता है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का फिर वो सब भी चीजें उसमें आ जाती है. सो आई थिंक किसी बिगिनर या फिर रिटेल के लिए आई थिंक 1000 करोड़ का मार्केट कैप का लगा. अभी ये आप स्क्रीन करने के बाद आप ये देखिए कि आपको कितनी कंपनीज मिलती है. ठीक है. तो आपको अगर 200-300 कंपनीज मिल रही है तो ये बहुत बड़ा यूनिवर्स हो गया. तो आपको नंबर्स को थोड़ा ट्विक करिए. तो मे बी 10% एवरीवन इज ग्रोइंग. ठीक है. तो उसको 15, क्योंकि हमको आउट परफॉर्मेंस चाहिए तो उसको 15% करके देखो. रीसेंट क्वार्टर्स में काफी सारी कंपनीज ने अच्छी ग्रोथ, अच्छी ग्रोथ, क्योंकि बेस थोड़ा कम था. तो इसके लिए आई मीन वो जो क्वार्टर टू क्वार्टर इम्प्रूव यानी वो चेंजेस होते रहेंगे, बट हमको 50-60 कंपनीज जो भी क्राइटेरिया डाल के मिले तो वो करके, यानी दोज आर द आउट परफॉर्मेंस बेसिकली. यानी बाकी के सपोज 5000 कंपनीज है तो बाकी की कंपनीज आर नॉट एबल टू फुलफिल दिस क्राइटेरिया, यानी ऑब्वियसली दीज आर आउट परफॉर्मेंस. तो हमको 200-300 का यूनिवर्स लेके कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इतना हमारे पास टाइम एज ए रिटेल इन्वेस्टर इतना तो टाइम भी नहीं है और उसमें फर्दर फिल्टरिंग में भी प्रॉब्लम आएगी. तो 50-60 जब आपको मिले तो आई थिंक यू वुड हैव पुट बेसिकली द राइट काइंड ऑफ अ फिल्टर्स.
तो वो 50-60 कंपनीज का फिर आप आगे जाके थोड़ा एनालिसिस करें कि इनका पास्ट ग्रोथ क्या था, कैसा था, एंड थोड़ा सा एक बार एनुअल रिपोर्ट जाके पढ़े और कौन से सेक्टर में है, वेदर वो लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेक्ट अच्छे हैं, थोड़ा सा सेकेंडरी रिसर्च करें, एंड दैट इज हाउ यू अराइव एट योर सिलेक्शन, स्टॉक सिलेक्शन. So that would help you get into good, और एटलीस्ट एक बकेट बन जाएगा, एक बकेट बन जाएगा अच्छी क्वालिटी के कंपनी, अच्छी क्वालिटी और जिनका ग्रोथ अच्छा है बेसिकली. और अगर ये अच्छी क्वालिटी की कंपनी जो है वो अच्छे सेक्टर्स में से भी रही तो वो सोने पे सुहागा जैसी बात हो जाएगी. और ये बेसिकली कंटिन्यू करना चाहिए. तो ये क्वार्टर में हमने किया तो नेक्स्ट क्वार्टर में भी वो कंपनीज आनी चाहिए, तो आपका कन्विक्शन बढ़ेगा कि हाँ, तो बेसिकली ये अर्निंग्स के मोमेंटम में है यानी आउट परफॉर्मेंस है. दिस इज अ वेरी क्रूशियल थिंग दैट यू शुड कीप इन माइंड कि अगर आपने ऐसी कंपनीज आइडेंटिफाई कर भी ली है तो यू शुड नॉट put everything into this company at first instance itself. तो आप जैसे कि सर ने बताया कि एक होता है कि कैटलिस्ट क्वार्टर और दूसरा होता है कंफर्मेशन क्वार्टर. तो आपको पहले क्वार्टर में जब ग्रोथ दिख रही है तो आप मे बी लेट्स से 50% ही पोजीशन लगाए, और फिर अगले क्वार्टर में जब ये ग्रोथ को सस्टेन कर पा रही है अगर कंपनी, तो आप 50% और लगा दें. तो दैट वे यू कैन. फॉर अ रिटेल इन्वेस्टर आई मीन he should do proper due diligence, क्योंकि यानी एज एन इंस्टीट्यूशन हम क्योंकि बाकी और भी काफी स्टडीज करते हैं, सो आई वुड नॉट से कि ये फिल्टर के बेसिस पे आप पोजीशन लगाएं, बट आपको एक आइडिया मिल जाएगा. होपफुली आपको अच्छी सेट ऑफ कंपनीज मिल जाएगी और उसमें आप थोड़ा सा और एनालिसिस करके आपके कंफर्ट के हिसाब से इसमें आप पोजीशन ले सकते हो. आई मीन दिस इज वन ऑफ द filters which has I mean given me the right path. So that is. So इनके अलावा भी आप और कोई फिल्टर्स यूज करते हो टू गेट इनटू दीज गुड कंपनीज? हाँ, यानी इनके अलावा बाकी के फिल्टर्स यानी जो नॉर्मल फिल्टर्स है वो तो हम यूज करते हैं, बट आई थिंक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फिल्टर इज बेसिकली प्राइस एक्शन कंफर्मेशन आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है. तो बेसिकली आप ठीक है ये सब करो, बट आपके प्राइस एक्शन में वो आपको कंफर्म कर रहा है कि नहीं, कि यानी प्राइस यानी बेसिकली उसको मार्केट रिवॉर्ड कर रहा है कि नहीं तो उसमें हो सकता है एज अ रिटेल इन्वेस्टर उसमें और कुछ प्रॉब्लम हो जो आपको नहीं पता है, इसके लिए प्राइस नहीं मूव कर रहा है. तो ये जो अर्निंग्स मोमेंटम के साथ आपका प्राइस एक्शन भी पॉजिटिव होना चाहिए, तभी यानी आपका जो प्रोबेबिलिटी है, अगेन इट इज ऑल अबाउट इम्प्रूविंग द प्रोबेबिलिटी, राइट. तो वो एक आपका प्रोबेबिलिटी और अच्छा बढ़ जाता है उसमें अगर आप प्राइस कंफर्मेशन भी उसके साथ. So by price confirmation what we mean is कि इसमें let's say अगर कोई स्टॉक है जो 20 day highs बना रहा है या 1 month highs बना रहा है, तो these kind of price confirmation is what one should look at. तो 52 week highs is probably one of the other filters. यानी basically price momentum भी आप उसको बोल सकते हो, यानी earnings momentum तो है ही, but even price momentum भी है, तो आपका एक additional बाकी सारे स्टॉक्स को आउट परफॉर्म कर पा रहा है या नहीं. तो प्राइस के साथ अगर वॉल्यूम भी इसमें आ जाए तो बहुत ही अच्छी प्रोबेबिलिटीज आपके फेवर में आ सकती है. हाँ, बहुत राइट. और कई बार क्या होता है कि प्राइस कंफर्मेशन आपको बाद में भी मिलता है, सो आई मीन इट इज नॉट अ गिवन थिंग, बट हाँ दोनों साथ में है तो अच्छा है, क्योंकि कई बार क्या है 1-2 क्वार्टर के अर्निंग्स के बाद मार्केट उसको रिवॉर्ड करती है, तो यानी वो भी देखती है कि यानी अच्छा ये कंटिन्यू कर रहा है कि नहीं, सस्टेन कर रहा है कि नहीं. तो आपको मे बी इनिशियली प्राइस कंफर्मेशन नहीं मिलेगा, बट ये दोनों चीजें साथ है तो देन यू कैन बी डबली श्योर कि हाँ यानी मेरा जो डायरेक्शन है तो वहाँ पे आपका कन्विक्शन और बढ़ जाता है, यानी बेसिकली मार्केट भी वैसे ही सोच रहा है. सो बेसिकली इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी में आपको पेशेंस भी रखना पड़ेगा. ऐसा नहीं है कि जैसे ही अर्निंग्स में मोमेंटम आया तो अगले दिन से स्टॉक ऊपर चलना शुरू हो जाएगा. तो जनरली मार्केट ऑल्सो टेक्स इट्स ओन टाइम टू आइडेंटिफाई दीज काइंड ऑफ स्टॉक्स एंड ओनली आफ्टर दैट एक अच्छी रैली इसमें बनेगी. तो आपको इसमें पेशेंस भी रखना बहुत ही जरूरी है. बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट इज यानी प्राइस डिस्कवरी भी उसमें हो ही जाती है, क्योंकि यानी मार्केट अर्निंग्स को, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, मार्केट ग्रोथ और स्पेशली अर्निंग्स ग्रोथ को ज़्यादा वैल्यू करता है. सो सर, तो आपके एक्सपीरियंस में ऐसे कोई सेक्टर्स या और भी कोई इंस्टेंसेस हुए रहेंगे कि जहाँ पे सिमिलर चीज़ें होने के बाद स्टॉक्स में रैली आई, तो आप ऐसे कुछ एग्जांपल्स बता सकते हैं? हाँ, जैसे मैंने बताया आईटी था, फार्मा था, एफएमसीजी था. इनके अलावा अभी जो रिसेंट में मेरे को जहाँ पे दिख रहा है, तो जैसे मैं वापस बता रहा था कि मेटल सेक्टर एक है, तो जहाँ पे मेरे को दिख रहा है कि कुछ अर्निंग्स मोमेंटम बिल्डअप हो रहा है. कैपिटल गुड्स एक सेक्टर है, इंफ्रास्ट्रक्चर एक सेक्टर है, तो जहाँ पे अर्निंग्स मोमेंटम इसका इम्प्रूव हो रहा है, क्योंकि अर्निंग्स मोमेंटम पहले नहीं था फॉर वेरियस रीजन, क्योंकि इकोनॉमी ठीक नहीं कर रही थी, व्हाटएवर. आई थिंक बैंकिंग इज अ क्लासिक एग्जांपल. आप एसबीआई का देख लो. एसबीआई
लास्ट इतने क्वार्टर से बिकॉज ऑफ वेरियस इश्यूज, एनपीएस देखो और बाकी के भी यानी वो जो भी उनका प्रोविजनिंग्स चल रहा था, इकोनॉमी में ग्रोथ नहीं था, बट लास्ट 2 क्वार्टर उन्होंने अच्छा इम्प्रूवमेंट दिखाया है अर्निंग्स में। और ये क्वार्टर में अलॉन्ग विद द अर्निंग्स इम्प्रूवमेंट मैनेजमेंट कमेंट्री भी बहुत पॉजिटिव रही है, ठीक है। सो यानी बहुत टाइम के बाद आई थिंक एसबीआई ने तो हर बार वो गाइडेंस उसका कुछ देता था और अर्निंग्स में कुछ ना कुछ डिसअपॉइंटमेंट आ जाता था। एक्चुअली ये होता था कि मैनेजमेंट कमेंट्री काफी पॉजिटिव रहती थी, बट जो नंबर्स में परफॉर्मेंस है वो बहुत ही बिकॉज़ ऑफ वेरियस रीजंस थे उसमें। हम ऑब्वियसली इकोनॉमी भी साथ नहीं दे रही थी, बट यानी काफी टाइम के बाद ये मैं लास्ट 2 क्वार्टर में देख रहा हूँ कि ये दोनों चीजें मिलके आई हैं। सो इस बार ये हुआ है कि फाइनेंशियल रिजल्ट्स अच्छे आए हैं, स्टॉक ने अच्छा परफॉर्म किया है और मैनेजमेंट की कमेंट्री भी अच्छी है, तो तीनों चीजें वहाँ पे एक प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि वो अभी वो अपने अर्निंग्स मोमेंटम के फेज में आया हो और हो सकता है 1-2 साल वो चले। हमें अभी वो तो क्योंकि मार्केट है वो तो पता नहीं, बट देयर इज अ हायर प्रोबेबिलिटी कि वो उस फेज में आया है एंड होपफुली इट विल डू वेल। ओके, सो क्या ये स्ट्रैटेजी में कुछ फेलियर्स भी हुए हैं? मतलब आर देयर एनी एग्जांपल्स के जहाँ पे ये सब होने के बावजूद भी स्टॉक्स में रैली या स्टॉक्स चले नहीं हो? हाँ नहीं, कई बार इसमें फेलियर तो होता है क्योंकि सी हमको क्या होता है कि एक क्वार्टर का जो अपन मोमेंटम पकड़ते हैं, सो कई बार होता है कि वो नेक्स्ट क्वार्टर सस्टेन नहीं कर पाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वार्टर में डिसअपॉइंटमेंट आ जाती है, तो वहाँ पे हमको बेसिकली देन वी हैव टू ट्रिम डाउन आवर पोजीशन, या तो फिर वी हैव टू बी कॉशियस और व्हाटएवर। तो अगर हम ये बेसिस पे लिए है कि अर्निंग मोमेंटम होना चाहिए, उसमें अभी बहुत सारी चीज़ें हैं कि वेदर ये टैक्टिकल बेट था कि मेरा लॉन्ग टर्म बेट था। अगर लॉन्ग टर्म बेट था, अपॉर्चुनिटी साइज ठीक है, तो एक क्वार्टर में उसको माफ़ कर दूंगा कि भैया ठीक है कुछ प्रॉब्लम हो गया। बट अगर ये मेरा टैक्टिकल बेट था यही प्रिजम्पशन पे कि ये इसका अर्निंग्स मोमेंटम बढ़ेगा और वो चीज़ हुई नहीं है, तो आई विल हैव टू डेफिनेटली सेल, बिकॉज वो जो मेरा जो थीसिस था दैट थीसिस इज नॉट वर्किंग, वो गलत हो गया। सो उस केस में आई मीन ऐसा बहुत बार होता है। सो बट जनरली अगर आपको कंफर्मेशन भी मिला है और प्राइस कंफर्मेशन भी साथ में मिला है, यानी एक कैटलिस्ट क्वार्टर के बाद सेकंड क्वार्टर का कंफर्मेशन प्लस प्राइस कंफर्मेशन, तो टिपिकली मैंने देखा है कि वो 3-4 क्वार्टर तक मिनिमम चलता है। आई मीन वो हर एक सेक्टर का साइकिल अलग होता है, कई बार 5-6 साल का भी साइकिल हो जाता है, 2-3 साल का भी साइकिल हो जाता है। अभी आईटी ऑलमोस्ट 2 साल हो गए और अभी रिसेंट मैनेजमेंट कमेंट्री देखोगे तो और भी बुलिश कमेंट्री है, सो वो और कई साल चल सकता है। सो दैट वो तो अपने को मॉनिटर करना पड़ेगा। बट हाँ, आई मीन देयर आर फेलियर्स आल्सो ऑब्वियसली, तो कोई भी इन्वेस्टमेंट है तो ऑब्वियसली फेलियर्स भी है इसमें। सो ये बात का भी खास ध्यान रखें कि देयर आर चांसेस ऑफ फेलियर्स एज वेल, और फेलियर से निपटने के लिए एक चीज़ जो आप ध्यान में रख सकते हो कि अगर एक क्वार्टर में ग्रोथ आने के बाद अगर नेक्स्ट क्वार्टर में नहीं आ रही है, तो दैट इज प्रॉब्ली द टाइम टू गेट आउट ऑफ द स्टॉक और मे बी रिकन्सिडर एंड देन गिव द स्टॉक प्रॉब्ली 1 more quarter टू सी कि अर्निंग्स अगर ग्रोथ आ रही है या नहीं आ रही है, एंड इफ इट फेल्स फॉर द सेकंड टाइम तो दैट प्रॉब्ली इज द टाइम टू गेट आउट ऑफ दैट। तो प्रॉब्ली आपका थीसिस गलत है, तो वो सिर्फ इट वाज अ 1 quarter वंडर एंड उसके बाद फिर परफॉर्मेंस नहीं आ रही है। तो भैया है रिटेल इन्वेस्टर को वो डिसाइफर करना कि ये क्वार्टर में क्या हुआ है, दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट। कि हो सकता है कुछ किसी ने कुछ प्रॉफिट बुक कर दिया हो, कंपनी सेल कर दिया, सो वो सब नंबर्स में आपके फिल्टर में वो सब नहीं दिखाएगा, यानी एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम कहीं पे मिला है तो फिल्टर में नहीं आएगा। तो इसके लिए थोड़ा सा उसमें मेहनत करना सब चीजों के लिए आपको एनुअल रिपोर्ट पढ़ना है या फिर ये जो कॉन कॉल होती है मैनेजमेंट की वो अटेंड करना जरूरी है। तो इन सब चीजों से आपको जो नुएंसेस है वो पता चलेगा। तो चलिए प्रसन्ना सर, इट वाज वेरी ग्रेट टॉकिंग टू यू। आपने हमें समय दिया, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा। तो हमारे जो शो के एंड के सेगमेंट में हम एक रैपिड फायर राउंड रखते हैं, तो आई विल बी आस्किंग सम क्वेश्चंस एंड यू कैन गिव योर क्विक आंसर्स। तो व्हाट इज द बेस्ट book that you have read so far? Intelligent Investor. Benjamin Graham. Yes. And what are you watching these days? आजकल तो मैंने काफ़ी बिंज वॉचिंग तो काफ़ी करता हूँ मैं, यानी OTT चैनल सारे देखता हूँ इंक्लूडिंग नेटफ्लिक्स एंड ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ। बट आई थिंक एन इंटरेस्टिंग सीरीज दैट आई हैव सीन इज द बैड बॉय बिलियनियर। तो आई मीन दैट वाज प्रीटी इंटरेस्टिंग, जिसमें यानी काफ़ी सारे अपने इंडियन कॉर्पोरेट्स का स्कैम्स और जो फ्रॉड्स किए उनके बारे में वो काफी अच्छा उन्होंने पुट अप किया है उसमें। सो व्हाट इज द मोस्ट मेमोरेबल डे ऑफ योर लाइफ? मेमोरेबल डे इज बेसिकली द डे व्हेन आई होल्ड माय डॉटर इन माय हैंड्स फॉर द फर्स्ट टाइम when she was born. So that was, I still remember
So the kind of joy and ecstasy that we were into. So that was the best day of my life. One advice that you would like to give to youngsters who are just starting in the markets? I think they should start early. Basically, आप investment आपका journey early start करो. You make your mistakes early, क्योंकि मार्केट को पे करना ज़रूरी होता है. तो आप जितने जल्दी मार्केट का फीस पे करोगे, दैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक दैट लेसन्स एट एन अर्ली एज, क्योंकि आपका एज फिर आपका बढ़ने में दोज मिस्टेक्स टर्न आउट टू बी वेरी कॉस्टली. सो अर्ली आप इन्वेस्टमेंट चालू करो, आपका जर्नी चालू करो, एंड देन बेसिकली ट्राई एंड फॉर अ रिटेल इन्वेस्टर try to understand the stocks that you are investing in. ये जिसके लिए हम ये पूरा शो कर रहे हैं, that is a very important aspect कि आप इन्वेस्टमेंट जर्नी एक तो चालू करो, अलग अलग एवेन्यूज चालू करो, एंड पुट सम एफर्ट बिहाइंड अंडरस्टैंडिंग दोज पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट्स. सीखने का प्रयत्न करो. यानी वो इट कैन बी अ separate asset class altogether. Maybe it is gold, maybe it is real estate, maybe it is stocks. But आप जो भी है एक तो diversify करो आपके portfolio को, and then when you are investing in an asset, तो put some time understanding and learning that and start early. So that is नॉर्मली लोग ये करते हैं कि पहले इन्वेस्ट कर लेते हैं और फिर रिसर्च करते हैं. इसके अलावा इसके विपरीत हमें पहले रिसर्च करनी है और फिर इन्वेस्ट करनी है. वो गलतियां मैं कर चुका हूँ at a very early during my engineering days and that kind of. So and one of my signature questions is, what is the one life lesson that you'd like to give to every one of us? Okay, so I think one life lesson is, which I have realized after losing my dad and all that kind, is basically life is too uncertain. Life is too short. So enjoy your life and don't go by what people are saying. आपको जो करना है आप अभी करो, क्योंकि आपको पता नहीं कल क्या होने वाला है. सो बेसिकली लिव द लाइफ टू द फुलेस्ट. सो दैट्स द जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, कल हो ना हो, ये दोनों मूवीज का जो सारांश है, दैट इज व्हाट यू वुड लाइक टू शेयर और टेल टू एवरीवन. सो बेसिकली एंजॉय लाइफ. ये आपको शायद ये फॉर्म में लाइफ कभी मिलेगी नहीं, ये लोग आपको शायद नेक्स्ट लाइफ में मिले ना मिले. सो गेट द बेस्ट आउट ऑफ द करंट लाइफ, करंट सिचुएशन दैट यू आर इनटू, and absolutely. So thanks a lot, sir, for giving us your time and for sharing these insights with us. It's absolutely an honor to talk to you. Thank you अपूर्वा. तो प्रसन्ना जी से हमने बहुत सारी बातें सीखी है. तो चलिए अब एक एक करके देखते हैं हमने क्या क्या इन पूरे कॉन्वर्सेशन में सीखा है इनसे. तो सबसे पहली चीज़ हमने ये देखी कि एक कॉमन रिटेल इन्वेस्टर मैनेजमेंट की क्वालिटी को कैसे परख सकते हैं. फिर हमने ये देखा कि अर्निंग्स मोमेंटम को कैसे यूज़ करके अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आइडेंटिफाई हो सकती है. तो इसमें सबसे पहली चीज़ हमने देखी कि सेक्टर में लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स अगर अच्छे हो तो आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बढ़ जाती है. तो कुछ सेक्टर्स जो हमने बात की कि जिसमें लॉन्ग टर्म ग्रोथ है वो है आईटी, फार्मा, कंज्यूमर गुड्स. तो इन सेक्टर्स में अगर आपको निवेश के अपॉर्चुनिटीज़ मिले तो आपके प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बढ़ जाती है. फिर हमने ये भी देखा कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ के साथ साथ शॉर्ट टर्म ग्रोथ भी होना ज़रूरी है. तो इन सेक्टर्स में अगर आपको शॉर्ट टर्म ग्रोथ मिलती है तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर ग्रोथ आती है तो दैट कैन बी अ सॉलिड इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटी फॉर यू. तो इसमें हमने फिर देखा कि दो कंसेप्ट्स देखे कि एक होता है कैटलिस्ट क्वार्टर और दूसरा होता है कंफर्मेशन क्वार्टर. तो कैटलिस्ट क्वार्टर में हमने ये देखा कि जब किसी कंपनी में अर्निंग्स और ग्रोथ रिवाइव हो रही हो तो जो फर्स्ट क्वार्टर होता है दैट इज़ अ कैटलिस्ट क्वार्टर. इसमें जब आपको कंफर्मेशन मिल जाए, जब दूसरे सारे पैरामीटर्स भी मीट हो रहे हो, तो यू कैन इन्वेस्ट 50% ऑफ योर मनी इन दिस कंपनी एंड देन यू कैन वेट फॉर द कंफर्मेशन क्वार्टर. तो जब अगले क्वार्टर में भी यही कंपनी अगर अच्छी ग्रोथ बताती है, सस्टेन करती है ग्रोथ, तो दैट इज़ योर कंफर्मेशन थ्रू इन्वेस्ट मोर मनी. और दोनों ही जगह पे आपको प्राइस एक्शन पे भी फोकस करना है. तो अर्निंग्स के साथ साथ अगर प्राइस एक्शन भी इम्प्रूव हो रही है, अगर प्राइस भी हायर हाइज बना रहे हैं, 52 वीक हाइज बना रहे हैं, तो
तो दैट इज़ अ स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन के सारी चीज़ें अच्छी तरफ इशारा कर रही है। तो दिस इज़ एन एक्सीलेंट वे टू आइडेंटिफाई सॉलिड इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज़ इन अ कंपनी। जब ये सारी चीज़ें मिल जाती है तो किसी कंपनी में 1 से 2 साल तक एक अप ट्रेंड शुरू हो सकता है। तो दैट्स हाउ यू कैन यूज़ अर्निंग्स मोमेंटम फॉर योर एडवांटेज। सो दैट्स ऑल इन टुडेज एपिसोड। आगे आने वाले एपिसोड में हम ऐसे ही एक रियल वर्ल्ड स्टॉक मार्केट हीरो से बातचीत करेंगे और कुछ और इनसाइट्स और इन्फॉर्मेशन लेके आपके सामने आएंगे। तो अगला एपिसोड भी ज़रूर देखिएगा, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। थैंक यू। प्री ओपन सेशन में टॉप गेनर लूजर, किसी स्टॉक में न्यूज़ है क्या कुछ, उसका प्राइस मूवमेंट क्या हो रहा है उसमें, क्योंकि उसमें जो भी शॉर्ट सेलर है तो वो जो है वो हर एक लेवल पे ट्रैप हो चुका है।